नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन चौधरी और आप देख रहे हिंदी साहित्य मंथन। आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे और उसमें हमारा जो पहला जो कवि रहेगा वो केशव रहेगा। इससे पहले सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो केशव से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है वो है, केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों में मिली है। इस कथन पर विचार करते हुए केशव के काव्य में संवादों की सुउदाहरण विशेषताएं बताइए। या फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार से कि आचार्य केशव की संवाद योजना की विशेषताओं को व्यक्त कीजिए। अब ऐसा प्रश्न क्यों आएगा? क्योंकि केशव है, केशव की रचना है रामचंद्रिका। कौन सी रचना है? रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका है वो एक प्रबंध काव्य है और रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है वो हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट संवाद योजना है। इस कारण और रामचंद्रिका का जो एक संवाद है रावण अंगद संवाद, रावण अंगद संवाद, और ये हमारे सिलेबस में है। इस कारण से हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम रावण अंगद संवाद के आधार पर ही संवादों की विशेषताएं देखेंगे और अन्य जो संवाद है उनके आधार पर भी देखेंगे। तो हमारे केंद्र में रामचंद्रिका रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें प्रश्न के उत्तर की भूमिका बनानी है, तो सामान्य परिचय देना है हमें। तो केशव की संवाद योजना की विशेषताओं और सफलताओं का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे संवाद का अर्थ। ठीक है, संवाद कहते किसे हैं? तो किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को संवाद कहते हैं। ठीक है, यानी दो पात्र का मतलब कोई व्यक्ति है, आपस में बात कर रहे हैं, तो जो बातें कह रहे, जो वार्तालाप कर रहे, तो जो बोल रहे हैं वही क्या है? संवाद है। यह वार्तालाप दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा? सामान्य बातचीत के रूप में तथा विशिष्ट कथोपकथनों या उत्तर प्रत्युत्तरों के कसावट के रूप में। ठीक है, तो दो प्रकार, एक तो सामान्य बातचीत के रूप में, तो सामान्य बातचीत के रूप में होगा वो संवाद उतना उत्कृष्ट नहीं है, वो इतना व्यापक नहीं है। जबकि जो विशिष्ट कथोपकथनों या उत्तर प्रत्युत्तरों, उत्तर के बाद प्रत्युत्तर दे, तर्क वितर्क के माध्यम से जो संवाद योजना बनाई जाती है वो कसावट के रूप में होती है या कसावट लिए हुए होती है, और यही केशव के काव्य की विशेषता रही है। तो इसको आगे देखेंगे हम। व्यापक अर्थ में संवाद की परिधि में साधारण बातचीत से लेकर उत्तर प्रत्युत्तर में दूर चलने वाली उक्तियां तक आ जाती है। तो ये एक संवाद की जो साधारण परिधि या कहेगी संवाद का जो व्यापक अर्थ, उसमें हम इस चीज को, बातचीत को भी शामिल कर सकते हैं। फिर है आगे, फिर भी बातचीत और संवाद में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बातचीत किसी प्रसंग के भीतर ही अपना महत्व प्रदर्शित करती है, पर संवाद स्वतंत्र रूप से भी अपना जो महत्व है वो प्रदर्शित करते हैं। बातचीत में जो उत्तर प्रत्युत्तर आते हैं उसमें कोई विशेषता नहीं होती, किंतु संवादों में आने वाले उत्तर प्रत्युत्तर बहुत सधे हुए और परस्पर काट करते हुए होते हैं, यानी तर्क वितर्क के माध्यम से होते हैं, व्यंग्य उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये संवाद का अर्थ हो गया है। इसके बाद क्योंकि हमने संवाद बता दिया है और हमें संवादों से संबंधित ही उत्तर देना है, तो इसलिए ये सामान्य परिचय के या सामान्य विवेचन के रूप में ये चीज़ें हमें लिखनी होगी। उसके बाद में दूसरा पॉइंट बनाकर हम लिख सकते हैं कि संवादों की विशेषताएं। ठीक है, तो संवादों की विशेषताएं क्या क्या होती है? ठीक है, सामान्य रूप से संवादों की विशेषता होती क्या क्या है और उन विशेषताओं में केशव के काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं मिलती है उनको देखेंगे। तो पहली जो संवाद की विशेषता है वो है संवाद पात्रों की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि पात्र का जो प्रकृति है या कहे कि
कौन से तो देश काल का, कौन से काल का पात्र है, ठीक है, और उस कौन से स्थान का पात्र है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी भाषा के अनुसार उसके संवाद होने चाहिए। और उस पात्र का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही वो संवाद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है, संवादों की भाषा में जटिल एवं दार्शनिक विषयों की विवेचना का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संवादों में जटिल और दार्शनिक विषयों की विवेचना का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। इस कारण से ऐसे संवाद करने पर एक संवाद है वो क्लिष्ट बन जाते हैं और समझ में नहीं आते, तो संवाद अपना महत्व खो देते हैं। इस कारण से संवादों का ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, लोक रंजक भाषा ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो लोगों की जो भाषा है या उस समय की जो भाषा है और जो आम लोग जिस भाषा से परिचित है, जिन शब्दों से परिचित है, उन्हीं शब्दों में संवाद होना चाहिए। फिर तीसरी विशेषता है, संवादों की संगठना कथा वस्तु के विस्तार और चरित्र विकास के अनुपात में होनी चाहिए। तो संवाद इस प्रकार से होने चाहिए, इस प्रकार के संवाद होने चाहिए कि वो कथा वस्तु यानी कि जो विषय वस्तु है, नाटक की जो विषय वस्तु या कहे कि जो प्रबंध काव्य है उसकी विषय वस्तु है, उसको आगे बढ़ाने वाला, उसको विस्तार देने वाला, उसका विकास करने वाले संवाद होने चाहिए। और जो चरित्र है, जो पात्रों का चरित्र है, उस पात्रों के चरित्र का विकास भी उनके माध्यम से होना चाहिए, ठीक है। उस अनुपात में ही संवाद होने चाहिए, उससे अधिक या कम नहीं होने चाहिए। फिर है, संवाद अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सामान्य सी विशेषता है कि संवाद है वो लंबे नहीं होने चाहिए, संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, ठीक है। केवल उतने ही हो जितने उस परिस्थिति में आवश्यक हो, अनिवार्य और स्वाभाविक कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के संवाद होने चाहिए। संवादों की संगठना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे विभिन्न पात्रों के कोरे वक्तव्य जैसे अनुभव न हो, वरन उनमें समान स्तर के उत्तर प्रत्युत्तर की एक विशेष चुस्ती या कहे कसावट का भी आभास मिलता हो, ठीक है। इस प्रकार के होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे बिल्कुल जो पात्र है उनके वक्तव्य नहीं लगने चाहिए कि आपस में यूं ही बातचीत करें, उनमें रस ही उत्पन्न नहीं हो रहा, उनसे कसावट ही नहीं आ रही है, ठीक है। ढीले ढीले संवाद है, ये बिल्कुल उसके अनुसार नहीं है, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल चुस्त और कसावट लिए हुए होने चाहिए, और बिल्कुल निरर्थक संवाद है वो भी नहीं होने चाहिए। फिर है, संवादों का प्रबंध काव्य में महत्व, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, हमने संवादों की विशेषताएं देख ली। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा, संवादों का प्रबंध काव्य में महत्व, क्योंकि संवाद है वो नाटक के अंतर्गत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, मगर जो प्रबंध काव्य है उसमें भी हम उसको प्रबंध काव्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम कहीं कहीं पर संवाद शैली का प्रयोग करते हैं। तो संवादों का संबंध विशेष रूप से नाटकों से है, नाटक रंगमंच के लिए है, अतः इनमें संपूर्ण कथा वस्तु संवादों के द्वारा ही विकास पाती है, लेकिन लेखक को अपनी तरफ से लिखने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो नाटक में जो संवाद है उनमें लेखक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि नाटक का अभिनय है वो रंगमंच पर होता है, रंगमंच पर जो पात्र है वो अपने अपने संवाद है वो बोलकर उस कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो लेखक के अपने जो विचार है वो उनमें कहीं पर भी स्थान नहीं पाते हैं, इसलिए लेखक अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं पाता है। जबकि जो प्रबंध काव्य है उसमें लेखक अपनी ओर से जोड़ सकता है, क्योंकि प्रबंध काव्य है उसका रंगमंच पर मंचन नहीं होगा, उसका अभिनय नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा देख सकते हैं हम। लेकिन प्रबंध काव्य में कवि को अपनी तरफ से कहने का पूर्ण अधिकार होता है, फिर भी कवि अपने काव्य में नाटकीयता लाने के लिए संवादों का विधान करता है, ठीक है। तो जो अपने प्रबंध काव्य या जो काव्य महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है उसमें नाटकीयता लाने के लिए, या कहे उसकी जो काव्य है उसकी जो कहानी है उसको एक अलग शैली देने के लिए संवादों का विधान करता है, संवाद योजना प्रस्तुत करता है। इस विधान का वस्तुतः काव्य में
पात्रों के चरित्र नियोजन में विशेष महत्व होता है। पात्रों की बातचीत से ही हम उनसे भली प्रकार से परिचित हो जाते हैं। बिल्कुल पात्र जैसा संवाद बोलेंगे, उन संवादों के माध्यम से हम किस पात्र का किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार की उसकी विचारधारा है, उनसे हम परिचित हो जाते हैं। संवादों के द्वारा ही विभिन्न पात्रों में एक दूसरे के विरुद्ध संतुलन पैदा होता है तथा प्रत्येक के चरित्र चित्रण में परिपूर्णता आती है। तो संवादों के माध्यम से चरित्रों की चरित्र चित्रण की परिपूर्णता आती है और जो कथा वस्तु है वो भी आगे बढ़ती है, चरम की ओर बढ़ती है। वर्णन के द्वारा पात्रों के सूक्ष्म मनोभावों, प्रतिक्रियाओं, संकल्प, विकल्प, विचार और वितर्क आदि का वैसा यथातथ्य और प्रभावशाली चित्र नहीं दिया जा सकता। तो ये जो भाव है, ठीक है, पात्रों के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो संवादों के माध्यम से ही उनको व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी जा रही है तो उससे अच्छे से हम समझ पाते हैं। संवाद पात्रों को सजीव बना देते हैं तथा कथानक में नाटकीयता का प्रवेश कर उसके प्रभाव को तीव्र कर देते हैं। बिल्कुल इसी ये तो है इसका महत्व। फिर चौथा पॉइंट बनाएंगे हम, केशव की रामचंद्रिका में संवाद। ठीक है, तो रामचंद्रिका में कौन कौन से संवाद आए हैं उनको देखेंगे और उनमें एक संवाद है रावण अंगद संवाद जो हमारे सिलेबस में रहा है और उसी के आधार पर ये प्रश्न है वो उनसे पूछा जा सकता है। तो देखेंगे हम कौन कौन से संवाद है रामचंद्रिका में। केशव की रामचंद्रिका में आयोजित संवादों की संख्या 12 है। ठीक है, तो रामचंद्रिका में 12 संवाद आए हैं जो निम्नलिखित प्रकार से। तो 12 कौन कौन से पहला देखेंगे। पहला तो है दशरथ विश्वामित्र संवाद। तो दशरथ और विश्वामित्र के मध्य का संवाद दे रखा है। फिर समिति और विमति का संवाद है। रावण और बाणासुर संवाद है। विश्वामित्र जनक संवाद है। परशुराम वामदेव संवाद है। परशुराम राम संवाद है। कैकेयी भरत संवाद है और शूर्पणखा और राम संवाद है। सीता रावण संवाद है और फिर 10वां है राम हनुमान संवाद और 11वां है रावण अंगद संवाद और 12वां है लव कुश संवाद। और हमारे जो हमारे सिलेबस में जो है वो रावण अंगद संवाद दे रखा है। तो इस रावण अंगद संवाद के आधार पर हम जो इसमें जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे संवादों की। तो रामचंद्रिका के संवादों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब हम रामचंद्रिका में जो संवाद आए उनका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब है कि वो संवाद किस प्रकार के आए हैं, कहाँ तो वो चरित्र चित्रण कर रहे हैं। चरित्र चित्रण करने वाले संवाद तो कौन से हैं उनके उदाहरण देंगे। घटनाओं के बारे में बताने वाले कौन से हैं, भावों को व्यक्त करने वाले कौन से हैं, व्यंग्य उत्पन्न करने वाले कौन से, कूटनीति को कौन से संवाद दर्शाते हैं, नाटकीयता कौन से संवादों के माध्यम से आ रही है और गद्यात्मकता किन से आ रही है, प्रश्नोत्तर शैली में कौन से संवाद है, परिचय के रूप में कौन से संवाद आए हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन से संवाद आए। तो इस प्रकार से हम इनको देखेंगे। तो रामचंद्रिका के उपयुक्त संवादों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है चरित्र निरूपक संवाद। ठीक है, जो चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, चरित्र का को पोषित कर रहे हैं, वो कौन से संवाद है। फिर है पूर्व घटना सूचक संवाद, भावानुकूल संवाद, व्यंग्यात्मक संवाद, कूटनीति विषयक संवाद, नाटकीय संवाद, गद्यात्मक संवाद, प्रश्नोत्तर संवाद, परिचयात्मक संवाद और आध्यात्मिक संवाद। तो हम देखते हैं ये व्यंग्यात्मक तो रावण अंगद के संवाद हो जाएंगे, कूटनीति में रावण के संवाद आ जाएंगे। ठीक है, तो नाटकीयता है उसमें भी आ जाएगा आपके इसका अंगद का संवाद आ जाएगा। गद्यात्मकता वाले तो ये हम देखेंगे, परिचयात्मक में भी आ जाएगा। तो पहला है चरित्र निरूपक संवाद। तो ये वे संवाद है जिनसे पात्रों के चरित्र निरूपण में सहायता मिलती है, यानी चरित्र चित्रण में सहायता मिलती है, उनको हम क्या कहेंगे, चरित्र निरूपक
संवाद कहेंगे। रामचंद्रिका के जनक विश्वामित्र संवाद, जनक और विश्वामित्र संवाद, वामदेव और परशुराम संवाद आदि इसी प्रकार के संवाद है। यहाँ परशुराम वामदेव संवाद के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो आप ये वाला उदाहरण चाहे तो ले सकते हो, चाहे आप रावण और अंगद संवाद में भी जब रावण पूछता है कि तुम कौन हो, अंगद से पूछता है तो वो कहता है कि मैं बाली का पुत्र हूँ, बाली कौन है, तो वो भी एक परिचयात्मक संवाद ही है। तो चाहे तो आप वो वाला उदाहरण ले, चाहे ये वाला उदाहरण ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं हम परिचयात्मक कैसे है। तो परशुराम कह रहा है, यह कौन को दल देखिए, कि ये दल किसका है, वामदेव, यह राम को प्रभु लेखिए। परशुराम, कही कौन राम न जानियो, वामदेव, सर तड़ाका जिन मारियो। तो यहाँ पर परिचय दिया गया है राम का, ठीक है। तो ये परिचयात्मक, या कहे कि परिचयात्मक भी हो सकता है, या फिर ये चरित्र का निरूपण भी कर रहा है। तो राम के चरित्र का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर है पूर्व घटना सूचक संवाद, ठीक है। तो पहले जो घटनाएं हैं, पहले की जो घटना घटित हो चुकी है उस घटना का को सूचित करने वाले संवाद कौन कौन से आए, तो वो देखेंगे। वो कैकेयी और भरत संवाद में हमें देखने को मिलेंगे। तो जिस संवाद से पूर्ण घटनाओं की सूचना मिलती है, पूर्व घटनाओं की सूचना मिलती है, वे इस श्रेणी में आते हैं। इस दृष्टि से भरत कैकेयी तथा रावण अंगद रावण संवाद महत्वपूर्ण है। यह भरत कैकेयी संवाद के उदाहरण प्रस्तुत है। तो यहाँ भरत कैकेयी का दे रखा है, इसकी जगह आप उदाहरण अपनी पाठ्य पुस्तक में से रावण और अंगद का संवाद है उसमें से आप ले सकते हैं। और उसमें जो पहले जो राम ने बाली को मारा था, इससे संबंधित पहली घटनाओं को बताया है अंगद के माध्यम से, तो वो पूर्व घटना सूचक संवाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो आप दे सकते उदाहरण में। तो यहाँ देखो, मातु कहाँ निरिप, कि है माता, राजा कहाँ है, ठीक है। दशरथ के लिए पूछ रहे हैं। भरत क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि भरत को नहीं पता है। भरत है वो ननिहाल गया हुआ था, और उसके ननिहाल जाने के बाद में कैकेयी के द्वारा जो वरदान दिलवाया गया है राम को वनवास का, तो राम और सीता लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं। उसके उपरांत जो दशरथ है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सारी घटनाक्रमों के बारे में भरत को नहीं पता है। तो वो जब आते हैं तो भरत अपनी माँ से पूछते हैं, कहाँ निरिप, तात गए सुरलोक ही क्यों, सुत शोक लिए, ठीक है। तो यहाँ माता से पूछ रहा है कि राजा कहाँ है। तो माता उसने कहा कि बेटे वो तो सुरलोक है, स्वर्ग लोक में चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। तो भरत पूछ रहा है क्यों उनकी मृत्यु क्यों हो गई। तो सुत यानी पुत्र के शोक में, क्योंकि राम है वो अब वनवास चले गए। तो सुत कौन सु, कि कौन से पुत्र के शोक में चले गए। राम कहाँ है अबे, राम, उन्होंने कहा राम, तो राम कहाँ है अब। तब वो बताती है वन में है, लक्ष्मण सीता और सीता सहित वह वन में चले गए हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये जो संवाद था ये पूर्व घटना सूचक था। फिर है भावानुकूल संवाद, ठीक है। भावों के अनुकूल संवाद कौन कौन से है, तो जिन संवादों से पात्रों के भावों की अभिव्यक्ति में सफलता मिलती है वे संवाद इस श्रेणी में आते हैं। परशुराम के निम्नलिखित संवाद में उनके क्रोध भाव की व्यंजना हो रही है। तो कहाँ क्रोध भाव की व्यंजना हो तो वो भी आ जाएगा। प्रेम, वात्सल्य, जैसा भी भाव है वो व्यक्त हो रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो देखो, परशुराम लक्ष्मण के पूरी खान कियो पुरुषार्थ सो न कहियो पारई वेशी बनाई कियो बनितान को देखत केसव हियो हरही कूर कुठार निहारत जिफल ताको यह जो हिये जराई आज ते केवल ताको महादिक छत्रिन पे जो दया करई। तो इस प्रकार से ये जो परशुराम है उसके क्रोधाग्नि का है या उनके क्रोध भावना है उसका की अभिव्यक्ति हुई है, उसके अनुकूल है। अगला है व्यंग्यात्मक संवाद। जिन संवादों के माध्यम से पात्रों के पारस्परिक व्यंग्य का प्रकाशन होता है वे संवाद व्यंग्यात्मक कहलाते हैं। और इसमें जो रावण अंगद का संवाद है वो व्यंग्यात्मक संवादों के अंतर्गत ही आता है। और उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। लंका नायक कौन, विभीषण देव दूषण करे देहे मोहि जीवत हो ही क्यों, जग तो ही जीवत को कहे मोहि को जग मारी है दुर्बुद्धि ते
ये जानिए। ठीक है, तो इस प्रकार से रावण है उसके बारे में कहता है कि लंका का नायक कौन है। लंका का नायक तो विभीषण है। तो कहता है मैं तो जिंदा ही हूँ अभी। रावण कहता है मैं तो जिंदा ही हूँ अभी, विभीषण कैसे लंका का नायक बन सकता है, लंका का नायक तो मैं हूँ। तो वो कहता है कि कौन कहता है कि रावण जिंदा है, उसकी तो बुद्धि मर गई है, उसने तो उसकी नैतिकता ही मर गई है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि मर गई, जिसकी नैतिकता मर गई, वो उस व्यक्ति को तो संसार है वो मरा हुआ ही जानता है। तो इस प्रकार से व्यंग्य किया गया है रावण के ऊपर अंगद के माध्यम से। फिर है कूटनीति विषयक संवाद। तो कूटनीति से संबंधित रावण वाले संवाद आ जाएंगे। जिन संवादों से पात्रों की कूटनीति का प्रकाशन होता है वे कूटनीति विषयक संवाद कहे जाते हैं। अंगद रावण संवाद में रावण की कूटनीति का प्रकाशन हो रहा है। तो हम देखेंगे, हमारे सिलेबस में भी है ये। तो देखो, नील सुकेन हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे, आठहु आठ दिशा बलि दे अपनो पदुले पितु जा लागी मारे, तो सो सपूत ही जाय के बलि अपूतन की पदवी पंगु धारे, अंगद संग ले मेरा सबे दल, आजहु क्यों न हने बपु मारे। तो इस प्रकार से इसमें जो रावण है वो रावण की कूटनीति दिखाई गई है। रावण कह रहा है कि तो ये नील सुकेनर हनुमान और नलर ये सब जो वानर है ये तुम्हारे नहीं है। और ये जो 8 है, जो राम है, लक्ष्मण है और हनुमान जी है और ये जामंत जी है, ये 8 जो कपि है ये 8 जने तुम्हारे नहीं है। तो इन 8 को तुम इन 8 दिशाओं को बलि दे दो और अपना पद धारण कर लो, यानी किष्किंधा के राजा तुम बन जाओ। तो इस प्रकार से कूटनीति यहाँ पर दर्शाई गई है। अगला है नाटकीय संवाद। ठीक है, जिन संवादों के माध्यम से पात्रों के हाव भाव का प्रकाशन होता है संवाद नाटकीय संवाद की श्रेणी में आते हैं। यथा रावण दरबार में प्रतिहारी का यह देखिए। तो यहाँ पर रावण जो अंगद रावण संवाद है उसमें रावण का संवाद है। पढ़ो विरंची मोन वेद जीव सोर छड़ीरे, कुबेर बेर के कहो न यक्ष भीर मंडीरे, दिनेश जाई दूरी बैठी नारदादि संगी, न पोलहु चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसके संवाद है, ये नाटकीयतापूर्ण संवाद है। किसके है, रावण के संवाद है। कि जो विरिंची का मतलब ब्रह्मा जी है, वो रावण के द्वार के सामने वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। तो रावण है क्या, जो प्रतिहारी है वो क्या कह रहा है, उनसे कह रहा है कि ए ब्रह्मा जी, ये जो तू जोर जोर से ये वेदों का उच्चारण कर रहा है तो इनको तुम मौन रह कर या चुपचाप हो जा, तू इस तरह से जोर जोर से मत कर, शोर मत फैला इधर। ठीक है, इस प्रकार से वो प्रत्येक देवता को धमका रहा है, उनको डरा रहा है, उन पर शिकंजा या नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है। तो ये नाटकीय संवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है गद्यात्मक संवाद। कथा को गति देने वाले संवाद गद्यात्मक संवाद कहलाते हैं। रामचंद्रिका से रावण मारीच संवाद की ये पंक्तियां उद्धृत है। तो ये देख, रावण तू अब हो ही सहायक मेरो, हो बहुते गुण मानी हो तेरो, जो हरि सीता ही ध्यावन पे है, वे ब्रह्मी शाकन ही मारिजे है मारिच, तू अब मोही सिखावत सट, मैं बस लोक करे अपनी हट। ठीक है, तो ये मारीच का और रावण का संवाद है। अगला संवाद ही गद्यात्मक संवाद था। अगला है प्रश्नोत्तर संवाद। तो प्रश्नोत्तर संवाद में देखेंगे वे संवाद जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में चलते हैं प्रश्नोत्तर संवाद कहलाते हैं। हनुमान रावण संवाद से उदाहरण द्रष्टव्य है। ये आपके रावण अंगद संवाद से भी देख लेना आप उदाहरण, क्योंकि उनमें भी प्रश्नोत्तर से लेकर संवाद देखने को मिलते हैं। मगर यहाँ पर जो हनुमान और रावण है उनका संवाद है। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशिरा खर दूषण भूषण भूको। तो ये प्रश्नोत्तर शैली का संवाद था। फिर है परिचयात्मक संवाद। जिन संवादों से पात्रों का परिचय मिलता है वे परिचयात्मक संवाद कहलाते हैं। रामचंद्र में इस प्रकार के विभिन्न संवादों की योजना की गई है। और देखिए इसमें संवाद दे रखा है। राम पूछ रहा है, राम पुत्र श्री दशरथ के वन राज्य शासन आयो, हनुमान वा गिरी पर सुग्रीव निरपता संग मंत्री चारी।
फिर अगला है आध्यात्मिक संवाद। आध्यात्मिक तत्वों के प्रकाशक दोबारा है वही अटक गई 26 पर 24 पे। अगला है आध्यात्मिक संवाद। आध्यात्मिक तत्वों के प्रकाशक संवाद आध्यात्मिक संवादों की श्रेणी में आते हैं। रामचंद्रिका में राम वशिष्ठ संवाद इसी प्रकार का है। तो देखेंगे एक उदाहरणों का। श्री राम पूछ रहे हैं, जीव बंदे सब अपनी माया किन्हीं कुकर्म मनो वचकाया। अगला है केशव के विशिष्ट संवाद और उनका सौंदर्य। तो ये नया पॉइंट बनाएंगे, केशव के विशिष्ट संवाद और उनका सौंदर्य। रामचंद्रिका में परशुराम राम संवाद, रावण और सीता संवाद, रावण हनुमान संवाद, अंगद रावण संवाद बहुत महत्व के संवाद है। परशुराम राम संवाद में केशव ने राम और परशुराम के चरित्रों का बड़ा संजीव चित्रण किया है। रावण अंगद संवाद में वचन विलास का अनुपम उदाहरण है। तो इनके माध्यम से उन्होंने चरित्र है उनका संजीव चित्रण किया है या चरित्रों को जीवंत बना दिया है इन संवादों ने। फिर है अगला पॉइंट है केशव के संवादों की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं, क्योंकि हमने देख लिया है कौन कौन से संवाद आए, तो उनके आधार पर या पर हमारा जो रावण अंगद संवाद दे रखा है उसके माध्यम से देख लेंगे। तो केशवकृत रामचंद्रिका में आयोजित संवादों की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा किया जा सकता है। तो पहला है मौलिकता एवं स्वाभाविकता। बिल्कुल मौलिकता और स्वाभाविकता है इनमें, बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल संवाद है ये, बिल्कुल प्राकृतिक संवाद लगते हैं। पात्रों के व्यक्तित्व की संजीवता और व्यक्तित्व की संजीवता भी हमें देखने को मिलती है। नाटकीयता, बिल्कुल नाटकीयता है। प्रत्युत्तर वेदग्ध है, विशिष्टता भी है, भाव भाषा प्रवीणता भी है और संक्षिप्तता भी है। तो छोटे छोटे हैं और बिल्कुल भाषा है वो बिल्कुल समझ में आने वाली है। तो इस प्रकार से ये केशव के संवादों की विशेषताएं हो गई है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा वो है हमारे सामने, केशव हृदयहीन कवि है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। या फिर ये प्रश्न या ऐसे भी आ सकता है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। तो इस कथन की युग संगत समीक्षा कीजिए। केशव को कवि का हृदय नहीं मिला, इस कथन को सुधारण विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है आपके आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, महत्वपूर्ण संवाद वाला था मगर फिर भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा आ सकता है, चांसेस है। तो आप देखेंगे इसको, सामान्य विवेचन देखेंगे। केशव की कविता अपने ढंग की अनूठी कविता है। उनकी रचनाओं में बाह्य पक्ष इतना प्रबल हो गया है कि आलोचकों ने उनकी रचनाओं को चक्रव्यूह में पढ़कर उन्हें हृदयहीन और कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया है। क्यों कह दिया? क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं, उनका काव्य है इतना कठिन है। उन्होंने छंद है, अलंकार है, भाषा जो पांडित्यपूर्ण जो भाषा है उसका प्रयोग अधिक किया है, जिसकी वजह से इनकी जो कविताएं हैं वो सहज ही समझ में नहीं आती है और इस कारण से रसहीन हो जाती है और हृदय, ऐसा लगता है कि केशव वो हृदयहीन है और कठिन काव्य के प्रेत है। कठिन काव्य के प्रेत है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कहा है। उनकी कविता के संबंध में यह उक्ति तो प्रसिद्ध है, कवि को देन ने चाहे विदाई, पूछ केशव की कविताई। ठीक है, तो इस प्रकार से है केशव की जो कविताएं हैं वो काफ़ी कठिन है। वस्तुतः पांडित्य और चमत्कृति की दृष्टि से केशव मध्य काल की शिरोरेखा पर विद्यमान है। बौद्धिक आग्रह की प्रबलता ने उनके काव्य में संवेदना को प्राय दबा दिया है। काव्य में अलंकृति को प्रधान मानते हुए केशव ने ध्वनि और रस काव्य की पहली शर्त माना है। वर्ण विन्यास और छंद विधान के साथ काव्य के अन्य लक्षण उनके उद्भावक है। कविता की सरसता को संजोने वाला तत्व केशव की दृष्टि में शब्द चयन और अलंकार ही है। इस प्रकार केशव की दृष्टि में कविता का संबंध अंतर्वृत्ति की अपेक्षा बाह्य वृत्ति पर अधिक रहा, यानी कि जो कविता का जो बाहरी आवरण है या कहेगी जो कला पक्ष है उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। भाव पक्ष की ओर ये ध्यान नहीं दे पाए। अपनी इस धारणा और रचना प्रक्रिया के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता के कारण ही केशव का काव्य अधिकांश स्तरों पर
बौद्धिक हो जाता है, यानी बुद्धि वाला हो जाता है। उसको अगर मनुष्य बुद्धिमान है, शब्दों का अर्थ समझता है, तो उसकी काव्य को समझ सकता है, बाकी नहीं समझ सकता। एक वाक्य में कहे तो उनकी कविता हृदयहीनता का पर्याय हो गई है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक भावुक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। क्लिष्ट कल्पनाएं और अपांडित्य केशव की चमत्कारवादी प्रवृत्ति ने ही उन्हें क्लिष्ट कल्पनाएं और पांडित्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। अलंकार की भ्रमार यमक श्लेष के दूरह सघन प्रयोग, शब्द चमत्कार, विरोधाभास की सृष्टि के लिए सरसता की बलि होने के कारण और संभव असंभव वस्तुओं, पदार्थ और कल्पनाओं की सृष्टि से केवल केशव की कविता को उनकी पांडित्य प्रदर्शन की वृत्ति और क्लिष्ट कल्पनाओं का सागर तो बना दिया, किंतु कविजनों के चित्त भावुकता की बलि देकर केशव ने ऐसी कल्पनाएं की जो पाठक को चकित रह जाती, कि उनको पढ़कर पाठक है वो चकित रह जाता है। अलंकारों को ही लीजिए, केशव ने उन अलंकारों का ही अधिक प्रयोग किया है या उनको अपनाया जो कृत्रिमता को जन्म देते हैं। श्लेष, यमक, विरोधाभास, परिसंख्या जैसे अलंकारों को अपनाने के कारण कविता दूर हो गई है, भावुकता व संवेदना भी दब गई है। उदाहरणों के लिए बोहे, सुरचाप, चारु, प्रमुदित, पयोधर से आरंभ होने वाले पद्य में केशव ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए बालिका एवं वर्षा से संबंधित ऐसी बातें कही जो न केवल द्विअर्थक है वरन तोड़ मरोड़ कर ही समझ में आ पाती है। केशव की हृदयहीनता का दूसरा स्थल वहाँ दिखाई देता है जहाँ केशव ने कोरे शब्द सामने का आधार बनाकर श्लेष प्रधान कविता लिखी। ऐसी कविताओं में शाब्दिक खिलवाड़ मात्र के अलावा भावुकता, श्रेष्ठता और सहृदयता का नामो निशान नहीं दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए पंक्तियाँ देख सकते हैं। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, है सुभगा शब दीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूहिरी। तो इस प्रकार से देखा हमने। फिर है विरोधाभास के चक्कर में पढ़कर भी केशव हृदयहीन हो गए हैं। गोदावरी का वर्णन इसका जीवंत प्रमाण है। तो देखेंगे, विषम यह गोदावरी अमृतन के फल देती, केशव जीवनहार के दुख अशेष हर लेती। फिर है सरस प्रसंगों की उपेक्षा, चमत्कार प्रदर्शन। उन्होंने सरस जो प्रसंग थे उनकी अपेक्षा उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया। इस कारण भी उनके काव्य में क्लिष्टता आ गई है। सामान्यतः कोई भी कवि हृदय ही नहीं होता, वरन केशव सुंदर और आकर्षक दृश्य व रमणीय प्रसंगों में भी अपनी क्लिष्ट कल्पनाओं और चमत्कार वृत्ति को भरने लगते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था सटीक जान पड़ता है। एक सहृदय कवि प्राकृतिक दृश्यों में मनोहारी सौंदर्य का वर्णन इस तरह नहीं कर सकता है। तो देखेंगे, उनका उदाहरण देखेंगे। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय मानहु, केशव दास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूरपुर किंधो मंगल घट, किंदा शुक्र को छत्र मंडियो माणिक मयूख पट, के श्रोणित कलित कपाल यह किश कापालिक, काल को यह ललित लाल किंदो लसत दिक भामिनी के भाल को। तो इसको पढ़ते तो अटपटा सा लगता है, कहाँ तो जो है अरुण पद्मिनी प्राणनाथ इस तरह ये बातें हो रही थी, और कहाँ कापालिक कलार ये सब का चीज़ें आ गई। तो बिल्कुल काल्पनिक लगता है, बिल्कुल चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए ये बिल्कुल अप्राकृतिक या अस्वाभाविक सा ये वर्णन हो जाता है। यह कल्पना की उड़ान
एवं अलंकारवादी वृत्ति के कारण ही सूर्य आकर्षक छटा का भाव भीना और सरस वर्णन नहीं हो सका। यह वर्णन भी यही सिद्ध करता है कि केशव को कहीं हृदय नहीं मिला था। अलंकार अतिशयता के कारण प्राकृतिक सौंदर्य दब सा गया है। किसी भी प्रबंध में भावुकता प्रदर्शन और मार्मिक स्थलों का संयोजन कुशल कवियों के लिए अभिष्ट होता है। प्राकृतिक दृश्यों में नदी, नद, ऋतु, सरोवर, प्रातः शाय तथा बाग बगीचों का वर्णन सहृदय कवि के लिए आवश्यक होता है। केशव ने इन सभी नामों उल्लेख ऐसा किया है, उल्लेख में देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वह वर्णन हृदयहीन या अनुभूतिहीन कवि की कलम से किया गया वर्णन है। मार्मिक प्रसंगों की योजना और हृदय रिक्तता। केशव के काव्य में मार्मिक प्रसंगों का अभाव तो नहीं मान सकते, लेकिन यह अवश्य है कि उनकी प्रस्तुति इतनी चालू किस्म की और अरुचिकर है कि यह लगता ही नहीं कि कवि अनुभूतियों को प्रस्तुत कर रहा है। रामचंद्रिका में केशव मार्मिक प्रसंगों का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वन गमन के समय राम को मार्ग में जो कष्ट सहने पड़े, सीता ने जो पीड़ा भोगी, उन्हें केशव महसूस नहीं कर पाया। दशरथ की मृत्यु पर भी आंसू बहाने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। यह हृदयहीनता नहीं तो और क्या है। यानी कि जब रामचंद्रिका का ये ऐसे मार्मिक प्रसंग चल रहे थे और उस समय बिल्कुल उस प्रकार की भावानुकूल अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी, वहाँ पर जो केशव है वो उसको अभिव्यक्त करने में अपने आप को असक्षम पाते हैं। तो ये देखने को फिर है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के समय भी कवि कोई सरस व करुणाजन्य अभिव्यक्ति नहीं कर पाया। सीता के वियोग में भी केशव ने पीड़ा की अभिव्यक्ति औपचारिक रूप से ही की है। यानी कि उन्होंने ऐसा वियोग का ऐसा वर्णन किया है, दर्द और पीड़ा, करुणा का ऐसा वर्णन किया है कि वो अस्वाभाविक लगता है, औपचारिक लगता है, वो स्वाभाविक लगता ही नहीं है। प्रकृति वर्णन की तरह यहाँ भी केशव ने मार्मिक प्रसंगों का गलासा घोट दिया है। ये सब स्थितियाँ केशव को हृदयहीन कवि कहने के लिए पर्याप्त है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, प्रस्तुत विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि केशव हृदयहीन कवि थे और उन्हें कवि हृदय नहीं मिला, इसलिए उनकी अनुभूतियों में रस छिटकाने, पाठक को मोहने व उनके मन के भीतर प्रविष्ट होने की क्षमता नहीं है। केशव ने हृदय का काम भी बुद्धि एवं उसके चमत्कारी अंश से ही किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके काव्य में अस्वाभाविकता है। जिन प्रसंगों में भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी, उन प्रसंगों में भी केशव ने अपना पांडित्य दिखाने की कोशिश की, चमत्कार प्रदर्शन करने की कोशिश की, अलंकार और छंदों को ठूंसने की कोशिश की, जिसकी वजह से भाषा क्लिष्ट हो गई, दुरूह हो गई और जो भाव पक्ष है वो बिल्कुल गौण हो गया, दबसा गया और केवल उसमें हमें छंद, अलंकार और शिल्प पक्ष ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस कारण हम ऐसा कह सकते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।